क्रम है। सर जो आने वाला चुनाव में है, आप इसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी अन्य दल से? क्योंकि सर आप पर ये भी आरोप लगते हैं कि आप सब दल बदलू का काम करते हैं। बिल्कुल। आखिर जो ट्रैक्टर वाले सर, जो गरीब परिवार कोई जो बड़ा परिवार कोई ट्रैक्टर रखता नहीं है, इनके पास चालान हो या नहीं हो, गाड़ी के बाद धरा जाता है सर, जेल पहुंचने का काम किया जाता है। ताकि जो सर बारून में, पूरे हम बारून प्रखंड की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा वो नेता नहीं हो जो इनको लिए आवाज़ बन सके। आवाज़ तो हमने एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आप प्रदूषण से ग्रसित हैं, और दूसरी तरफ सर आपके विरोधी लोग बोलते हैं कि उन्हीं लोग के साठ घाट से ये काम चल रहा है। सर आपने पिछला बार विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो सर कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया था कि सिर्फ और सिर्फ ये वोट काटने के लिए अपने समाज का और दूसरे पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। जबकि जिस पार्टी से महिलाएँ भी खुद बोली कि जब जब उन लोग को मतलब कंपनी से कुछ अगर नहीं मिलता है तो वो लोग पर धरना प्रदर्शन करते हैं, और जैसे ही कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो जाता है तो वो लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। बिल्कुल सच्चाई है। उन्होंने जो बोला बिल्कुल सच बोला। दुनिया का जो सीमेंट का रेक लोडिंग अनलोडिंग होती है, वो ये हमारे विरोधी ही करते हैं। वो विरोधी का ही देन है कि यहाँ पे रेक लोडिंग अनलोडिंग करवाते हैं। मैं नाम लेना नहीं न्यूज़ शॉट में आपका स्वागत है। मैं श्रवण यादव, आप सबका स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं काजी चक पंचायत के पंचायत समिति प्रतिनिधि सह पूर्व विधायक प्रतिनिधि और सह उप प्रमुख हैं। तो हम आइए इनके आज घर पर आ चुके हैं और इनसे हम आज बात करेंगे क्षेत्र के विकास को लेकर। लगातार ये पिछले कई वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं और हमेशा जीत दर्ज करते आए हैं, और पिछले लगातार 2 टर्म से उप प्रमुख के पद पर हैं, और इससे पहले वो उपचुनाव, ये विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं चिराग पासवान जी के साथ, उनके पार्टी के साथ। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आइए, घर पे ही बैठे हम लोग मिल चुके हैं। देखिए, आप एक बार कैमरा के माध्यम से दिखाने का प्रयास कीजिए। ये अपना हवेली पर ही बैठे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। तो सर हमारे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद श्रवण जी। आज सर हम आए हैं सर आपके क्षेत्र को विकास को लेकर सर बातचीत करने। आपके सर अपने क्षेत्र में लगातार अब पिछले कई टर्म से अब वहाँ से विजयी घोषित हो रहे हैं सर, और आपका नाम भी विजय है। शायद नाम का ही कुछ असर दिख रहा है। तो सर इस पर आप अपना कुछ क्षेत्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि मुझ पर भरोसा की है। मैं भी जनता के साथ कदम में कदम मिला के चल रहा हूँ। आप हमारे पंचायत में, काई चक पंचायत में घूमकर देख लीजिए, किसी भी चौक चौराहे पर जाइएगा, वो प्रमुख प्रभावती देवी का बोर्ड लगा हुआ है। कहीं चहका, कहीं पुलिया, कहीं रोड, कहीं सड़कें, सभी कार्य हमारे पंचायत में कहीं भी किसी चौराहे पर जाएंगे, किसी भी गांव में जाएंगे, मेरा प्रमुख का बोर्ड, उप प्रमुख का बोर्ड अवश्य मिलेगा। चहका, नली, गली। अभी हमारे जनता से भी आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि हमने जो विकास निरंतर करते चला रहा हूँ, जिसका रिजल्ट कि हमने पिछले बार कांटे की टक्कर से हमने चुनाव जीता। अगर मुझे निर्विरोध चुनाव जीतने का मौका मिला, जिससे साफ जाहिर होता है कि जनता के बीच हमने रहा, जनता को काम किया, इसलिए जनता मुझे निर्विरोध चुनाव जिताया है। और मैं सभी समिति भाइयों से वो नम्र निवेदन करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से मुझे पर भरोसा किए हैं, मैं आपको उस भरोसे के साथ उतरूँगा और निष्पक्ष रूप से आपके साथ कदम में कदम मिला कर चलूँगा। और ब्लॉक में जितनी भी योजनाएं की बात होगी, योजना संबंधी हम बराबर सभी भाइयों का हक दिलाने का काम करूँगा। आप लगातार कितने टर्म से आप इस पद पर कायम हुए? उप प्रमुख का तो हमने लगातार 2016 से लगातार अभी तक हूँ। एक टर्म पूरा हुआ 21-22। अभी हम लगातार दूसरी बार चुनाव जीते, जिसमें हम निर्विरोध चुनाव जीते हैं। और यह सभी जनता भाइयों का ही आशीर्वाद रहा कि मुझे कोई भार नहीं पड़ा, और निर्विरोध चुनाव हमने जीत के सभी को सेवा में भी हम समर्पित हैं। पद पर रहते हुए सर कुछ ऐसा 2-4 काम बताएंगे जो मतलब ये पब्लिक की नज़र में भी हो, और काफ़ी जैसे मतलब ऐसा वो काम हो जाए जो ऐतिहासिक काम बन चुका हो? देखिए, हम सड़कें, नली, गली, चहका के अलावा जो आम पब्लिक, जो भी जिस जगह भी आप बात कर रहे हैं, मेरे निवास बारूद सोननगर में, यहाँ पे एक सोननगर रेलवे स्टेशन के बगल में केपी साइडिंग रेलवे है, जहाँ से श्री सीमेंट और डालमिया दोनों का रैक लोडिंग अनलोडिंग होती है। जिप्सम क्लिंकर का जो यह कच्चा माल है, जो यहाँ लगभग 7-8 किलोमीटर के रेंज में पूरे लोग प्रदूषण से तबाह है, जिसके लेकर मैं लगातार तीसरी बार धरना प्रदर्शन भी किया। अब अभी विगत आप लोग मीडिया के माध्यम से आप लोग जाने होंगे, आप लोग सभी लोग आए भी थे, आलोक भी थे, कि हम लोग यही बंजारी गेट के पास धरना दिया। और धरना के क्रम में सारे प्रशासन आए, एसडीओ साहब विजेंद्र कुमार आए हुए थे, आश्वासन दिले कि हम यह प्रदूषण से मुक्त कर दूंगा। हम लोगों का मांग था कि आप यहाँ से जो घनी आबादी के
एरिया में आप जो लोडिंग अनलोडिंग क्लिंकर जिप्सम कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। मैंने डीएम साहब से भी मांगा था। इस गाइडलाइन के तहत यहाँ पे घनी आबादी में लोडिंग अनलोडिंग किया जा रहा है, जिससे लोग प्रभावित हैं। यहाँ की फसल, यहाँ की धान, यहाँ के कोई भी पौधा फूल छत पर चढ़ेंगे तो छत पे एक परत पूरी धूल पड़ी रहती है। यहाँ के लोग बाहर में बैठ के सुबह सब सांस नहीं ले सकते हैं, कपड़े बाहर नहीं पसार सकते हैं। तो कैसी आज़ादी और कैसी स्वतंत्रता? यहाँ तो आज़ादी है ही नहीं। घर में भी लोग कैद है, घर में भी बेड और बिस्तर पर एकदम एक परत डस्ट पड़ी रही। साहब जो अंचल अधिकारी के पद पर भी थे उस दिन प्रभार में, थाना प्रभारी थे विजय कुमार, मुझे हम लोग बुलाए थे। सारी मेमोरेंडम दी गई थी, उस बिंदुओं पर चर्चा भी हुई थी कि हम लोग प्रदूषण से मुक्त कर देंगे, मगर अभी तक कोई प्रदूषण से मुक्त हम लोग हुआ नहीं। इसी सवाल को लेकर हमारे संसदीय क्षेत्र में पढ़ने वाले सांसद महाबली बाबू सांसद में क्वेश्चन भी उठाए, और संसद में क्वेश्चन उठाने के बाद डीएम साहब से क्वेश्चन किए थे कि अभी आप यहाँ बताएं बारूद में चेक करके कि क्या सही में प्रदूषण उड़ती है। तो लोगों ने सारी चीज़ जानकारी दी। क्वेश्चन जब पत्र के माध्यम से हमारे महाबली बाबू किए तो डीएम साहब हमारे अंचल में सीओ से जवाब मांगे कि आप स्थल निरीक्षक कर बताएं कि सही में प्रदूषण उड़ता है नहीं। यहाँ की सीओ के प्रभार में मनोरमा देवी जो स्थल पर निरीक्षण करने गई, और स्थल निरीक्षण करने के बाद हमसे खुद वार्ता हुई, कहीं कि विजय जी बहुत ही प्रदूषण उड़ती है, जो बादल की तरह छाए रहता है, कैसे लोग यहाँ रहते हैं, जिसका पूरा स्पष्ट लिख करके इन्होंने डीएम साहब को दिए हैं। मगर अभी तक इसका कोई जवाब डीएम साहब ना अंचल को दिए हैं, ना यहाँ की जनता को कोई संतावना दिया कि अभी प्रदूषण से मुक्त हो जाएंगे। अब प्रतिदिन मैं कहता हूँ कि लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं, और यहाँ साल भर में लगभग दो चार लोग इस प्रदूषण के चलते मर भी जाते हैं, जिसकी लोग जनता मन त्राहिमाम में मचा हुआ है। हम लोग यहाँ घर द्वार जरूर बना लिए हैं, और लगता है कि हम लोग यहाँ घर द्वार छोड़कर भागना पड़ेगा, जो हम लोग प्रदूषण से त्रस्त हैं। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आप प्रदूषण से ग्रसित हैं, और दूसरे तरफ सर आपके विरोधी लोग बोलते हैं कि उन्हीं लोग के साठ घाट से ये काम चल रहा है। सर इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, विरोधी तो अपनी बात को काटने के लिए कुछ भी कह सकता है। मैं विरोधी की जो बात कहे तो मैं बता देना चाहता हूँ कि डालमिया का जो सीमेंट का रेक लोडिंग अनलोडिंग होती है, वो हमारे विरोधी ही करते हैं। वो विरोधी का ही देन है कि यहाँ पे रेक लोडिंग अनलोडिंग करवाते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, सभी लोग जानते हैं। डालमिया का रेक हमारे बारूद के ही कुछ साथियों ने इस काम को करा रहे हैं। मैंने इसका विरोध भी किया, कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा, मगर उनको बाल बच्चे यहाँ पढ़ते नहीं हैं, न उनके परिवार को यहाँ रहते हैं। वो सभी पटना और दिल्ली में रहते हैं, इसलिए प्रदूषण से उनको पता नहीं चलता कि प्रदूषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनके बाल बच्चे यहाँ रहते तो पता चल जाता कि सचमुच में यहाँ प्रदूषण फैल रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। मगर जिसके बाल बच्चे परिवार यहाँ है ही नहीं, उसको क्या पता कि प्रदूषण से क्या होता है। प्रदूषण से क्या होता है तो पता है, पर कौन ग्रसित हो रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। श्री सीमेंट में खरे साहब जो एजीएम के पद पे हैं, जो शेखर जी जो इनके यहाँ के देख रेख करते हैं, सभी लोग से कहा गया था कि आप वहाँ पानी का छिड़काव करें, मगर अभी तक उन्होंने न पानी का छिड़काव किया, और न ही एक विद्यालय 5 किलोमीटर के 5 फीट की दूरी पे उनके साइड ही से पड़ता है, बच्चे वहाँ पढ़ नहीं पाते हैं, जिसकी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। जो लोग विरोधी बोलते हैं कि उन्हीं की 60 गांठ से चलती है, तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरी 60 गांठ है, इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सर कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले लगभग मैं इसी क्षेत्र को भ्रमण कर रहा था, तो यहाँ की महिलाएं भी कुछ बोली कि जब जब उन लोग को मतलब कंपनी से कुछ अगर नहीं मिलता है तो वो लोग पर धरना प्रदर्शन करते हैं, और जैसे ही कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो जाता है तो वो लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। बिल्कुल सच्चाई है, उन्होंने जो बोला बिल्कुल सच बोला, मगर हम पर यह लागू नहीं होता है, जिसने किया है उस पर लागू हो रहा है। यहाँ के डब्लू सिंह विधायक जी प्रदूषण के खिलाफ में आवाज़ उठाए थे। आवाज़ उठाए तो उनको कुछ महीना बना गया तो उन्होंने चुप हो गया। कुछ वर्क मिला, 2 करोड़ रुपए का पीसीसी रोड ढालने का मिला, बारूद के भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे, मिल गया तो चुप हो गए। इस न्यूज़ को जब लोगों को, ग्रामीणों को पता चला कि जब लोग आवाज़ उठाते हैं, जब उनकी मांग अपने आप पर्सनल पूरा हो जाती है तो बंद कर देते हैं। उसी उद्देश्य, उसी ध्यान से मुझे भी देख रहे हैं, उनका कहना बिल्कुल सही और सत्य है। क्योंकि अगला व्यक्ति जब पैसा लेकर मैनेज हो गया और नहीं कुछ कह रहा है, डब्लू सिंह विधायक मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ, उन्होंने प्रदूषण के खिलाफ ने आवाज़ उठाया,
और जब उनको 2 करोड़ का पीसीसी वर्क मिल गया, कुछ लोगों का काम मिल गया, महीना में 2 लाख रुपए की बात आती है कि कुछ लोगों ने कहा कि मिलता है। हम नहीं जानते मिलता है नहीं मिलता है। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि पब्लिक कहती है कि मैनेज हो जाने पर चुप हो जाते हैं। हो सकता है पैसा मिला होगा, महीना बना गए, चुप हो गए, मगर मैं निरंतर अभी चालू किया हूँ कि बंद हो, तो शायद मुझे नहीं मिला इसलिए हल्ला कर रहा हूँ, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। हमें मिले न मिले उससे कोई परवाह नहीं है और न हम उसके लिए करते हैं कि हमें मिले। मुझे यही चिंता है कि यहाँ के लोग जिंदा रहे। तो सर इससे आम आदमी को कब तक फ़ायदा मिलेगा? सर आप लोग मतलब बंद करवाने के लिए मांग कर रहे हैं और कुछ लोग हैं इसे चालू करवाने के लिए पैसा ले रहे हैं, तो इससे तो बीच में आम आदमी ही पेरा रहा है। तो इसको सर आपको पूर्णतः बंद करने के लिए इसको आप क्या मतलब अथक प्रयास का आपका क्या है कि इसको बंद हो जाए? अल्टीमेटम हम लोगों ने दिया था कि अगर इस धरने प्रदर्शन और ये मेमोरेंडम देने से अगर प्रशासन नहीं सुनेगी तो यहाँ की आम जनता रोड पर उतर जाएगी और पूरी चक्का जाम करेगी और यहाँ की श्री सीमेंट की और डालमिया का जो भी रेक लोडिंग अनलोडिंग होती है उसे हम पूर्ण बंद करने का प्रयास करेंगे। जनता संकल्पित है, जनता कसम खा चुका है कि अगर प्रशासन इस रवैये से बाज नहीं आई तो हम लोग अपने ऊपर जनता रोड पर उतर करके इसकी फैसला लेने के चलिए लिए। सर, आपने पिछला बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तो सर कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया था कि सिर्फ और सिर्फ ये वोट काटने के लिए अपने समाज का और दूसरे पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, जबकि जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं उनका कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो सर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो लोग ऐसा बोलते हैं उसे पता होना चाहिए कि मैं जिस पार्टी से चुनाव लड़ा था वह एक राष्ट्रीय पार्टी एलजेपी लोजपा रामविलास पासवान जी की थी और उनकी वोट नहीं है। यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अगर हमारी पर्सनल वोट नहीं थी तो उस पार्टी की वोट थी। मेरा कुछ भी वोट 10, 5, 10,000, 2,000 जो भी था, तो इसमें तो बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का चाल चले थे कि हमें टिकट ही नहीं मिले। मैं 2-2 पार्टी से भी लोग उस दिन रातों रात एक पार्टी से मैं जो पहले प्रचार प्रसार कर रहा था उसे टिकट नहीं मिला। जब हमें कहीं कुछ और कह रहे हैं तो कुछ आगे बढ़ के मेरे टिकट को छीनने का प्रयास किया, छीना भी और छीन करके किसी और को दिया गया ताकि हमारे ज़्यादा वोट डिस्टर्ब ना हो। फिर भी मैंने टिकट लिया, चुनाव लड़ा, 10,500 मुझे वोट आया था विधानसभा में और पहली चुनाव मेरी थी और प्रचार करने का मुझे मौका नहीं मिला। सेम डेट में हमने नॉमिनेशन किया, सेम डे में नॉमिनेशन भरा और 10 दिन मुश्किल से हमें 8 दिन प्रचार करने का मौका मिला। अब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं निरंतर बारून प्रखंड और नवीनगर प्रखंड में अपना कार्यक्रम शुरू किया हूँ। अगला विधानसभा तैयारी कर रहा हूँ चुनाव लड़ने का। हमारी लोजपा आने वाला दिन में गठबंधन चाहे जिससे भी हो, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि जनता के बीच हम दिन रात लगे रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे साथ देगी। आगामी चुनाव के लिए भी तैयारियां चल रही है? जी हाँ, अभी यहाँ लगातार बारून प्रखंड में चल रही है। अगले महीने से नवीन प्रखंड में हमारी कार्यक्रम चलेगी और विधानसभा आते आते हम पूर्ण रूप से इतना मेहनत करूँगा, इतना प्रयास करूँगा कि आने वाले दिन जो टिकट मिल जाएगी तो चुनाव लड़ने के समय इतना दौड़ने ना पड़े, इसलिए मैं पहले ही से प्रयासरत हूँ कार्यक्रम में। सर जो आने वाला चुनाव में है, आप इसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी अन्य दल से? क्योंकि सर आप पर ये भी आरोप लगते हैं कि आप सर दल बदलू का काम करते हैं। बिल्कुल, आज हम ही नहीं कर रहे हैं, जितनी भी पार्टियां हैं लगभग, अगर आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं अगर वहाँ कोई तरजीह नहीं देगा तो आपकी जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जिस सीढ़ी से भी पहुँचना होगा, मैं पहुंचकर जनता की तभी भलाई करूंगा, जनता की सेवा तभी करूंगा जब मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगा। उस जगह पहुंचने के लिए मुझे चाहे जिस सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा मैं चढ़ करके जनता की सेवा करूंगा। एक अंतिम सवाल सर, और ये पिछले काफ़ी 4-5 साल से ये मुद्दा बारून में चल रहा है बालू को लेकर, ट्रैक्टर संबंधी सर ये सवाल है, आखिर ट्रैक्टर वालों को सर ये चालान का समस्या कब तक समाधान होगा? पिछले अब सर कई बार तो 3 साल पहले इसके लिए आप मशाल जुलूस अनेकों प्रकार के धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन इसका अभी तक रिजल्ट 0 है। आखिर जो ट्रैक्टर वाले सर जो गरीब परिवार से कोई बड़ा परिवार कोई ट्रैक्टर रखता नहीं है, इनके पास चालान हो या नहीं हो, गाड़ी के बाद धरा जाता है सर, जेल पहुँचने का काम किया जाता है, ताकि तो सर बारून में पूरे हम बारून प्रखंड की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा वो नेता नहीं हो जो इनको लिए आवाज़ बन सके। आवाज़ तो हमने बनकर दिखाया था, मशाल जुलूस से लेकर धरना प्रदर्शन सब कुछ किया था, मगर कुछ ऐसे व्यवधान डाल देते हैं कि उसमें हम लोग भी पीछे पैर हटा लेते हैं। हमने कहा था कि एक सिस्टम के साथ चलो,
बालू ढोने के लिए ही ट्रैक्टर बना हुआ है और बहुत गरीब से गरीब के लोग ट्रैक्टर ले रखा है। उसका जीविकापार्जन लगभग लगता है कि उसी से हो रहा है और लोग आश्रित लगभग उसी पर हो चुके हैं। तो ऐसा होने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी दूसरी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। यह कोई हमारी अपनी संपत्ति नहीं है, सरकार की संपत्ति है। सरकार संपत्ति जब बेचना चाहेगी बेचेगी। और अगर ट्रैक्टर की चालान नहीं मिलती है तो बिना चालान के चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कानून को हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं। ये तो सर व्यवसाय के लिए बोल रहे हैं, अगर खुद के लिए भी अभी आपको एक गाड़ी बालू की ज़रूरत हो, आप सर इलीगली बालू नहीं गिरा सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए भी सर चोरी छिपे ही आना होगा। आपकी बात बिल्कुल सत्य है। उसके लिए डंपिंग माल बिक रहा है, डंप के माल से लेकर के लोग अपना काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात है कि दाम चौगुना हो चुका है, आम जनता त्रस्त है। इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा कि बालू कैसे चालू हो। यहाँ पे सरकारी कार्य भी बाधित है, ग्रामीणों का घर बनना भी रुक चुका है। लगभग इतनी दाम बढ़ गए हैं कि जहाँ कल मिलता था 1000 की ट्रैक्टर, आज 4000 और 5000 की लेना पड़ता है। जो बालू के पास रहता है उसको भी 5000 के ट्रैक्टर खरीदना पड़ रहा है। ये बिल्कुल दिक्कत है। दिक्कत इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा कि अगर डंप की माल हो, चाहे डायरेक्ट सोन सूखा है तो सोन से बालू निकाल करके उस नियमावली को बनाए, गाइडलाइन के तहत बालू को चालू करना पड़ेगा। नहीं तो आम जनता त्रस्त रहेगी और सरकारी कार्य में भी बाधा पहुंच रही है। इसके लिए सरकार को चिंता करनी पड़ेगी। बिना चालान की चालान होने के बाद भी गाड़ी धरा जाएगी। चालान मिलने के बाद धरा जाने का कारण है कि प्रशासन से हम लोग बात किया था, उन्होंने बोलता है कि एक चालान लेते हैं 10 बार चलते हैं तो उसी अवस्था में अनलीगल कह करके पकड़ी जाती है। जिनके पास चालान होती है वह बिल्कुल कभी भी प्रशासन को पकड़ नहीं सकती है। प्रशासन भी कहीं कहीं लुंज पुंज है। यहाँ पे जो प्रशासन की ढीली से ये कार्य हो रहे हैं और हम खास करके सरकार को कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को व्यवस्थित ढंग से बिल्कुल ऐसा चलान दे ताकि आने वाला दिन किसी आम पब्लिक को कष्ट न हो। यह जो कालाबाजारी हो रही है यह सिर्फ रोकने के कारण हो रही है। इसके लिए सर आप क्या कदम उठाइएगा इस चीज़ के लिए? अगर पूरे लोग तैयार हो जाए तो मैं इनके साथ, सरकार के साथ हम वार्ता करूँगा और जैसे भी होगी हम लोग डीएम साहब से मिलूँगा कि लोगों की गाड़ियाँ भी चलनी चाहिए। यहाँ के लोगों का सही कीमत पे बालू मिलना चाहिए, चाहे सरकारी कार्य हो या निजी कार्य हो, सभी में व्यवधान पहुँच रही है। हम डीएम साहब से मांग करने का प्रयास करूँगा, लोग इस पर तत्पर हो। अगर हमसे मिलने का प्रयास करेंगे तो हम उनके साथ कदम में कदम मिला कर चलने के लिए तैयार हैं।